Hi everyone, welcome to lecture number 20 and welcome to Civil's Fundamentals. As you know, we have changed the channel name from SK Journey to Civil's Fundamentals to better represent our broader focus on sociology and other subjects as well. So, this change reflects our commitment to provide you more simplified and high quality content across various topics after completing our commitment towards the sociology. तो लेट्स ये स्टार्ट 5 स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिवीजन करने में, लर्न करने में, तो कोई रामबाण इलाज नहीं है इसका। सिर्फ़ एक ही इलाज है कि कंटेंट, पीडीएफ, माइंड मैप, फर्स्ट 2 स्टेप वी आर प्रोवाइडिंग यू, बाकी तीनों चीज़ें आप लोगों को ही करनी है। वीडियोज़ देखो, लेक्चर इतने अच्छे से देखो कि दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेक्चर देखते हुए शॉर्ट नोट्स बनाओ, पेन और पेपर लेके बैठो, ठीक है? पैसिव लर्निंग नहीं करनी है हमें, तो पेन पेपर लेके बैठो, लेक्चर देखो, जो भी मैं पॉइंट्स बोलती हूँ नोट डाउन करो, उसको रिवाइज़ करो, फिर पीडीएफ एंड माइंड मैप करो और फिर बाद में पीवाईक्यूज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक्टिव रिकॉल बेस्ड रिवीजन आपको करनी है। इमाइल डर्कहाइम की 4 थ्योरीज़ हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बायोग्राफी बताई है। अब बायोग्राफी में बहुत सारी और भी चीज़ें थी, लेकिन हमें वो जो अलग चीज़ें हैं वो जानने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से रिलेवेंट था, सिर्फ मैंने वो बताया है। उसमें मैंने थोड़ा बहुत सुसाइड के बारे में बताया या रिलीजन के बारे में, वो क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी हैं। बायोग्राफ़ी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें सब कुछ नहीं करना है। तो वो 20-25 मिनट की वीडियो होगी, आप लोगों को वो देखना है, ठीक है? तो थिंकर के बारे में थोड़ा-सा, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा जानने की तो ज़रूरत है, ठीक है? वो मैंने उसमें बताई है, वो आप लोग ज़रूर देखना। अब ये इनकी थ्योरीज़ है। अब बायोग्राफी के बाद एक चीज़ और आती है कि आप लोगों को उनकी अप्रोच पता होनी चाहिए कि वो अगर डिवीज़न ऑफ लेबर ये टॉपिक अगर चूज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? सुसाइड ही अगर उन्होंने अपने टॉपिक यूज़ किया है, तो क्यों किया है? आप लोग क्या करते हो कि इन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाओगे, डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी आप रट के चले जाओगे, इसका रेलेवेंस आप लोग रट के चले जाओगे, साथ में आप क्रिटिसिज़्म रट के चले जाओगे। लेकिन जहाँ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा इमाइल डर्कहाइम पे, उनकी आइडियोलॉजी पे, उनकी अप्रोच पे, तो आप लोग ब्लैंक हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपने देखा कि सिलेबस में सिर्फ़ ये थ्योरीज़ हैं और इसी को रटना है, इसी का रेलेवेंस रट लेते हैं, इसी का क्रिटिसिज़्म रट लेते हैं, बस कहानी खत्म। लेकिन उनकी अप्रोच क्या थी? क्या इन्फ्लुएंसेस थे? क्या इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस थे? क्या सोशल इन्फ्लुएंसेस थे? या क्या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस थे, जो उन्होंने ये थ्योरीज़ लिखी? साथ में उनकी अप्रोच कैसी थी? वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से थे, अप्रोच थी उनकी, या आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्ट करती थी उनकी आइडियोलॉजी में। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया, अगर थ्योरी नहीं पूछी, रेलेवेंस नहीं पूछा या क्रिटिसिज़्म नहीं पूछा और उनकी आइडियोलॉजी पे आ गया, तो आप लोग नहीं लिख पाएँगे, ठीक है? और ज़्यादातर कोचिंग्स में आप लोगों को यही कराया जाएगा। थ्योरी पढ़ा देंगे, रेलेवेंस बता देंगे, क्रिटिसिज़्म बता देंगे, 1-2 लाइन में थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसेस बता देंगे, ठीक है? तो मैं किसी भी कोचिंग को ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है? उनका अपना काम है, वो करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम आप लोगों को देना है, ठीक है? आप लोगों को अपना दिमाग खुला रखना है, पीवाईक्यूज़ सबके पास होते हैं आजकल, है ना? उन पीवाईक्यूज़ को देखना है आपको और आप देखो क्या आप उन क्वेश्चन्स को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो खाली थिंकर्स में थ्योरी नहीं रटनी होती है, उस थिंकर को जानना भी होता है ना? तो इम्पोर्टेंट है वो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम थ्योरी तो नहीं करेंगे। इन थिंकर के बारे में, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में, इनको किन-किन चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया, क्यों ये सोशल ऑर्डर बनाने की चाह रखते हैं, क्यों ये सोशल कोहेज़न पे फ़ोकस कर रहे हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर ही क्यों इन्होंने चूज़ किया, ठीक है? ये रिलिजन ही क्यों इन्होंने चूज़ किया, या ये इतना ज़्यादा सोशल ऑर्डर पर फ़ोकस क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है, तो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन एमाइल डर्कहाइम। तो सबसे पहले
अगस्त कॉम की बात करते हैं। तो व्हाट आर द पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ कॉम्टे ऑन डर्कहाइम? अगस्त कॉम ने भी डर्कहाइम पर डर्कहाइम को इन्फ्लुएंस किया है, तो उस इन्फ्लुएंस को देखते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है कि अगस्त कॉम क्या चाहते थे कि सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना चाहते थे, है ना? ये आपको स्टार्टिंग से ही मैंने बताया है कि जो अर्ली सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे ये साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना चाहते थे सोशियोलॉजी को। तो कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट साइंस बनाने का कॉन्सेप्ट मतलब एक चाह रखी, जिसमें नेचुरल साइंसेस के मेथड से सोशियोलॉजी को पढ़ा जाएगा। तो ये चीज डर्कहाइम को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है? तो डर्कहाइम ने इसी अप्रोच को रिफाइन करके सोशियोलॉजी में एम्पिरिकल और साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया, जैसे कि सोशल फैक्ट्स को पढ़ना। अपनी सुसाइड की थ्योरी में वो एम्पिरिकल और साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके का इन्फ्लुएंस है। सेकंड, अगस्ट कॉम्टे का क्या इन्फ्लुएंस था डर्कहाइम पे? अगस्ट कॉम का क्या कहना था कि सोसाइटी इंडिविजुअल बिहेवियर को कंट्रोल और शेप करती है। तो फोकस था सोसाइटी पे ओवर इंडिविजुअल। तो डर्कहाइम ने इस आइडिया को डेवलप किया और बताया कि सोशल फैक्ट्स जो हैं, जैसे नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ये इंडिविजुअल को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये इंडिविजुअल के ऊपर कोर्सिव होते हैं, ठीक है? फिर तीसरी चीज क्या है? कॉम्टे ने सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने पर फोकस किया और कहा कि सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स हार्मनी बनाने में हेल्प करते हैं। डर्कहाइम ने इस चीज को कैसे यूज किया? डर्कहाइम ने अपनी स्टडी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी के थ्रू एक्सप्लेन किया कि सोसाइटी कैसे कोहेसिव रहती है, स्पेशली थ्रू इंस्टीट्यूशंस, थ्रू हिज थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। फिर कॉम्टे का पॉजिटिविस्ट अप्रोच, जो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल चीजों पर फोकस करता है। तो डर्कहाइम के काम को ये अप्रोच भी शेप करती है। तो डर्कहाइम ने सुसाइड स्टडी में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और एम्पिरिकल रिसर्च का यूज किया। तो ये सारी चीजें हैं अगस्त कॉम की, कि सोशियोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह वो बनाना चाहते थे। सोसाइटी को इंडिविजुअल के ऊपर रखा उन्होंने, सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी की बात करी, पॉजिटिविस्ट अप्रोच थी उनकी। तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है डर्कहाइम को। सोशियोलॉजी को उन्होंने भी साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह पढ़ा, है ना? सोसाइटी की स्टडी में वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करते हैं। उसके बाद फोकस ऑफ स्टडी ओवर इंडिविजुअल से उन्होंने कैसे इसको अपने उसमें डाला कि सोशल फैक्ट जो है वो नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम ये इंडिविजुअल के ऊपर कोर्सिव है। फिर उसके बाद जब वो सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो किससे एक्सप्लेन करते हैं? थ्रू हिज स्टडी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब डिफरेंस भी होगा, सारी चीजें तो नहीं ली। अब डिफरेंस ये था कि कॉम्टे का, अगस्त कॉम्टे की जो अप्रोच थी वो ज्यादातर फिलोसफिकल थी। मतलब कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को एक तरीके से फिलोसफिकल डिसिप्लिन भी समझा। तो उनका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेटिव है। मतलब ही रिलाइड मोर ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड थियोरिटिकल फ्रेमवर्क्स rather than concrete and observable evidence। तो कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को एक फिलोसफिकल डिसिप्लिन के रूप में देखा, है ना? जिसका काम था कि सभी साइंसेस को यूनिफाई करना और सोसाइटी को मॉरल गाइडेंस देना। जैसे कॉम्टे का ये फिलोसफिकल अप्रोच कैसे हम दे सकते हैं कि जब वो लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस देते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो थियोलॉजिकल स्टेज होगी, इसमें सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय रिलीजियस एंड सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन। फिर मेटाफिजिकल स्टेज में आएगी जब सोसाइटी, तो यहाँ पे फिलॉसफी डोमिनेट करेगी। और जब पॉजिटिविस्ट स्टेज पे आएगी, तब जाके वो साइंस और
एम्पिरिकल एविडेंस पर फोकस करेगी। तो ये थ्योरी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, इनको एम्पिरिकली टेस्ट नहीं किया, इसलिए उनकी थ्योरी को कहते हैं कि ये स्पेक्यूलेटिव है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करती है, ठीक है, रादर देन कंक्रीट एंड ऑब्जर्वेबल एविडेंस। इसको टेस्ट नहीं कर, इन थ्योरीज पर टेस्ट नहीं हुआ, ये इन क्लेम्स को टेस्ट नहीं कर पाए वो। लेकिन जो डर्कहाइम है, डर्कहाइम की अप्रोच जो है वो साइंटिफिक भी है, एम्पिरिकल भी है। तो ही एम्फसाइज्ड द नीड ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, जैसे उनका काम है सोशल फैक्ट्स का। तो ये जो सोशल फैक्ट्स है, दिस आर एक्सटर्नल एंड दीज आर मेजरेबल ऑल्सो, क्योंकि हम देख सकते हैं कि नॉर्म्स है, वैल्यूज है, लॉज है, कस्टम है। उसी तरीके से उनकी जो सुसाइड की स्टडी थी, उसमें वो स्टैटिस्टिकल डाटा को यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि सोशल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन कैसे सुसाइड रेट को इफेक्ट करता है। तो दीज ऑल आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। ये सब थियोरिटिकल रीजनिंग नहीं थी, उन्होंने प्रूव भी किया था थ्रू द डाटा। कॉम्टे चाहते तो थे सोशियोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना, लेकिन जो वो बोल रहे थे कि ये 3 स्टेजेस है, ये मेयरली स्पेक्यूलेटिव था, ठीक है। उनकी उनकी जो क्लेम्स है ये एम्पिरिकली टेस्ट नहीं हो पाए। लेकिन जब डर्कहाइम अपनी स्टडी वगैरह देते हैं तो वो कहते हैं देखो मैंने ये डाटा लिया है, मैंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, तो वो प्रूव भी कर रहे हैं। इसलिए कॉम्टे को आर्मचेयर फिलोसोफर या आर्मचेयर सोशियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो की डिस्टिंक्शन क्या है कि कॉम्टेस की जो अप्रोच है वो एब्स्ट्रैक्ट और आइडियलिस्टिक है ना। ही प्रपोज ब्रॉड फ्रेमवर्क विदाउट टेस्टिंग देम थ्रू ऑब्जर्वेबल डाटा, है ना। लेकिन जो डर्कहाइम की अप्रोच है ये प्रैक्टिकल है और साइंटिफिक है। ही कंडक्टेड डिटेल स्टडीज टू टेस्ट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज फोकसिंग ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड मेजरेबल फिनोमिना। तो ये चीज है। फिर नेक्स्ट आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने डर्कहाइम को कैसे इन्फ्लुएंस किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया कि जो सोसाइटी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होती है। जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इनका अपना फंक्शन होता है, वैसे ही सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इनका भी रोल अलग होता है। तो स्पेंसर का क्या आइडिया था कि सोसाइटी के पार्ट्स मिलकर स्टेबिलिटी और सर्वाइवल का काम करते हैं। दूसरा ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी इवॉल्व लाइक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला तो वो ये कहते हैं कि जैसे हार्ट, ब्रेन, लंग ये सब मिलकर हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी लाते हैं, है ना। वे उसी तरीके से सोसाइटी के जो डिफरेंट पार्ट है, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, ये स्टेबिलिटी लेके आते हैं। पहली चीज ये बोलते हैं। दूसरी चीज ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी इवॉल्व लाइक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है उसी तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हो रहा है? ये इवॉल्व होता है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो एनिमल में सबसे जैसे एनिमल्स में जो सबसे ज्यादा फिट होता है वो आगे जाके सरवाइव करता है, वैसे ही सोसाइटी में भी जो सबसे एफिशिएंट और फंक्शनल पार्ट्स होते हैं वही सरवाइव करते हैं। तो डर्कहाइम को स्पेंसर का ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला आइडिया है ये बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने इस आइडिया को थोड़ा रिफाइन किया। तो उन्होंने स्पेंसर के कॉन्सेप्ट को, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनी थ्योरी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में इंटीग्रेट किया। तो डर्कहाइम कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में जो है स्पेशलाइजेशन बढ़ चुकी है, हर एक इंसान का स्पेसिफिक रोल है, इसलिए हर पार्ट जैसे फैमिली, स्कूल्स, लॉज, हर पार्ट का अपना फंक्शन होता है और ये इंटरडिपेंडेंस, ये इस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है। तो ये स्पेशलाइजेशन की वजह से जब मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कैसे आ रही है? स्पेशलाइजेशन की वजह से, डिविजन ऑफ लेबर की वजह से।
ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसकी वजह से ये सब लोग आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ये इंटरडिपेंडेंस जो है, ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। तो उन्होंने स्पेंसर का जो ये कॉन्सेप्ट था, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट, अपनी थ्योरी में अप्लाई किया कि मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आती है थ्रू स्पेशलाइजेशन, जिसमें जो डिफरेंट पार्ट्स है सोसाइटी के, जैसे फैमिली, स्कूल्स, लॉज, ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इसकी वजह से जो है वो सोशल ऑर्डर आता है। लेकिन अब इनका डिफरेंस भी है, जैसे हमने अगस्त कॉम्टे का और डर्कहाइम का देखा था कि कुछ-कुछ चीज़ें उनकी उन्हें बहुत अच्छी लगी, वो उन्होंने रिफाइन करके अपनी थ्योरीज़ में डाली। लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन भी था। उसी तरीके से हर्बर्ट स्पेंसर के उससे भी उनको थोड़ा बहुत वो था। तो स्पेंसर ने लेज़ी फेरे इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया। इसका मतलब था कि हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक होना चाहिए और गवर्नमेंट को सोसाइटी के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो स्पेंसर जो है वो लिबरलिज्म स्पेंसर क्लासिकल लिबरलिज्म जो इंडिविजुअल फ्रीडम, लिमिटेड गवर्नमेंट और पर्सनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस को प्रमोट करता है, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने माना कि इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट परस्यू करने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। तो हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते थे? वो लेज़ी फेरे पॉलिसीज़ को एडवोकेट करते थे। तो उन्होंने कहा कि स्टेट का काम जो है वो सिर्फ लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना है। इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज को इंडिविजुअल पर छोड़ देना चाहिए। तो एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो पर्सनल ग्रोथ और सोशल एवोल्यूशन को हिंडर कर सकता है। तो डर्कहाइम को स्पेंसर का ये इंडिविजुअलिज्म का आइडिया बस यही पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, डर्कहाइम कहते हैं कि एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म सोसाइटी में chaos क्रिएट कर सकता है। तो वो कहते हैं कि सोसाइटी में मॉरल ऑर्डर होना चाहिए, जिससे जिसमें शेयर्ड नॉर्म्स और वैल्यूज हो जो सबको गाइड करें। तो इनका मानना था कि अगर इंसान अपना ही सोचेगा तो सोसाइटल ब्रेकडाउन हो सकता है। इसलिए उन्होंने कलेक्टिव नॉर्म्स और मॉरल रेगुलेशन पर ज्यादा फोकस किया। तो स्पेंसर से वो क्या चीज ले रहे हैं? स्पेंसर से वो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि जिस तरीके से अलग-अलग पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो एक साथ फंक्शन करते हैं, इसीलिए ह्यूमन बॉडी जो है वो फिट रहती है, हम सर्वाइव कर पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट को वो अपने ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाले थ्योरी में डाल रहे हैं। लेकिन वो इसके इंडिविजुअलिज्म वाले आइडिया से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, इसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म से कायोस आएगा, तो हमें अपनी सोसाइटी में मॉरल ऑर्डर क्रिएट करके रखना चाहिए, जिसमें शेयर्ड नॉर्म्स और वैल्यूज हो जो सबको गाइड करे, और उससे कलेक्टिव नॉर्म्स और उन मॉरल रेगुलेशन से क्या होगा, सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी। फिर नेक्स्ट आते हैं इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं? तो इमैनुअल कांत की फिलॉसफी स्पेशली मोरालिटी और रैशनैलिटी, इनके जो ये कॉन्सेप्ट है, मोरालिटी और रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट डर्कहाइम के सोशियोलॉजिकल आइडियाज पर काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दोनों ने मोरालिटी, कलेक्टिव वैल्यूज और ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस किया। तो कांत कहते थे कि मोरालिटी का बेस जो है वो रीजन और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर है। उनका मानना था कि मॉरल बिहेवियर जो है वो हमारा रैशनैलिटी के थ्रू गाइड होता है, और ये सभी लोगों पर इक्वली अप्लाई होता है। तो उन्होंने ड्यूटी को इंडिविजुअल डिजायर्स से ऊपर रखा और मोरालिटी को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया। डर्कहाइम ने इसी चीज को फॉलो किया। डर्कहाइम का कलेक्टिव कंसाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव कंसाइंस का जो आइडिया है डर्कहाइम का, ये कांट के मोरालिटी के आइडिया से मिलता जुलता है। तो जो ये कलेक्टिव कंसाइंस है, ये शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, इन सब का
सिस्टम है जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिमिटिव सोसाइटीज में स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कंसाइंस है। ये स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कंसाइंस इंडिविजुअल को यूनाइट करता है और सोशल सॉलिडारिटी को मेंटेन करता है। ये कांट के यूनिवर्सल मॉरल लॉ के कॉन्सेप्ट से मैच करता है। फिर दूसरा, कांट कहते हैं कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस जरूरी है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है और जो ये सेल्फ गवर्नेंस है, ये मॉरल लॉस के बाउंड्रीज में होनी चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी करे, बल्कि रैशनल और मॉरल रूल्स के हिसाब से काम करे। तो डर्कहाइम भी इसको अडेप्ट करते हैं। डर्कहाइम ने ये आइडिया अपनी थ्योरी जो सोशल रेगुलेशन की वो देंगे, इसमें इंक्लूड करते हैं। तो उनका मानना था कि इंडिविजुअल्स फ्री हैं, लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो सोशल फैक्ट्स के थ्रू रेगुलेट होता है। डर्कहाइम की सुसाइड स्टडी में उन्होंने बताया कि जो ये सोशल रेगुलेशन है, अगर ये वीक होगा तो अनोमी आएगी और इस अनोमी से सोसाइटी अनस्टेबल होगी। तो ये कांट के आइडिया को सपोर्ट करता है कि फ्रीडम बिना रेगुलेशन के हार्मफुल हो सकता है। फिर तीसरा, कांट का मानना था कि मोरालिटी का बेस जो है वो यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो रीजन और रेशनैलिटी से ड्राइव होता है, ना कि सब्जेक्टिव इमोशन से। तो डर्कहाइम ने कांट के इस ऑब्जेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को अपनी सोशियोलॉजी में अडेप्ट किया। उन्होंने मोरालिटी को, तो यहाँ पे कांट के कह रहे हैं कि जो ये मोरालिटी है, इसका बेस यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो डर्कहाइम ने कांट के इस ऑब्जेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट को सोशियोलॉजी में अडेप्ट किया। कैसे? उन्होंने मोरालिटी को सोशल फैक्ट के रूप में स्टडी किया, जो एक्सटर्नल और ऑब्जर्वेबल है। अब एक्सटर्नल है, ऑब्जर्वेबल है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव है। तो अपनी बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में डर्कहाइम ने रिलीजन और मॉरल वैल्यूज को एम्पिरिकल मेथड्स के जरिए एनालाइज किया। तो ये कांट के रैशनल और सिस्टमैटिक अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। फिर चौथा, कांट कहते थे कि रिलीजन का काम जो है वो मॉरल गाइडेंस देना है, लेकिन वो रैशनल और मॉरल प्रिंसिपल के साथ अलाइन होना चाहिए, ना कि सुपरस्टिशन या ब्लाइंड फेथ के साथ। रिलीजन का काम मॉरल गाइडेंस देना तो है, लेकिन ये जो मॉरल गाइडेंस है, ये रैशनल और मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होनी चाहिए, सुपरस्टिशन या ब्लाइंड फेथ के साथ नहीं। फिर डर्कहाइम ने इसको कैसे अडेप्ट किया? डर्कहाइम ने रिलीजन को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा, जो मॉरल वैल्यूज और कलेक्टिव यूनिटी को प्रमोट करता है। डर्कहाइम कहते हैं कि रिलीजन का काम जैसे रिचुअल्स है, बिलीव्स हैं, तो ये दिखाते हैं कि मॉरल ऑर्डर को ये और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये कांट के व्यू से मैच हो रहा है कि रिलीजन एक मॉरल टूल है। तो कांट का फोकस जो था वो यूनिवर्सल मोरालिटी, कलेक्टिव रेगुलेशन और ऑब्जेक्टिविटी, इन सब पर था। और ये सारी चीजें डर्कहाइम पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। डर्कहाइम की थ्योरीज पर हम इनका इन्फ्लुएंस देखते हैं। कांट ने मोरालिटी को फिलॉसफी के फ्रेमवर्क में स्टडी किया, जबकि डर्कहाइम ने उन्हीं आइडियाज को सोशल फैक्ट और कलेक्टिव कंसाइंस जैसे सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो कांट की थ्योरीज को डर्कहाइम ने एम्पिरिकली और प्रैक्टिकली सोशियोलॉजी का एक फाउंडेशन बनाया। फिर नेक्स्ट आते हैं रूसियो। अब रूसियो से क्या इन्फ्लुएंस हुए वो? तो रूसियो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने सोसाइटी फ्रीडम सोसाइटी फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में काफी रेडिकल आइडियाज दिए, है ना। उन्होंने अपनी फेमस बुक, ये मैंने आप लोगों को पहले ही भी बताया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, जो था जनरल विल। तो डर्कहाइम ने अपनी कलेक्टिव कॉन्शियंस का आइडिया इसी कॉन्सेप्ट से डेवलप किया। तो जनरल विल का मतलब क्या होता है? रूसियो का कहना था कि हर सोसाइटी में एक ऐसी जनरल विल होती है जो कलेक्टिव
एग्रीमेंट पर बेस्ड होती है। यानी ये एक ऐसी विल होती है या एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पूरी सोसाइटी के फायदे के लिए होता है और हर इंसान को इसके लिए अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो रूसियो का ये आइडिया था कि एक आइडियल सोसाइटी तभी बन सकती है जब लोग अपने इंडिविजुअल नीड्स को अपने कलेक्टिव नीड्स के लिए सेक्रीफाइस करें, और जो इसे एक्चुअल में फॉलो करता है वही ट्रू फ्रीडम को एंजॉय करता है। तो डर्कहाइम ने रूसियो के जनरल विल से इंस्पायर्ड होकर अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कलेक्टिव कंसाइंस भी कहते हैं। कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब है वो शेयर्ड बिलीफ्स, वैल्यूज, नॉर्म्स जो लोगों को यूनाइट करते हैं। तो डर्कहाइम कहते हैं कि सोसाइटी का स्टेबिलिटी इसी कलेक्टिव कॉन्साइंस पर डिपेंड करता है। जब सभी लोग अपने सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं तो सोसाइटी में ऑर्डर रहता है। तो आप देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस हैं और वो हम उनकी थ्योरी में भी देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी रट के चले जाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता कि व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन द डर्कहाइम, तो आप लिख नहीं पाते क्योंकि आप तो सिर्फ थ्योरी और उसके क्रिटिसिज्म याद करके गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये ऑप्शनल है, थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। एक थ्योरी का मेरा जो नोट्स होते हैं, मैं मानती हूँ 20 से 25 या 25 से 30 पेजेस के होते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट है तभी दे रही हूँ। मेरे को कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है आपको 30-30 पेजेस का एक थ्योरी का हैंड आउट देने में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन वो जरूरी है। मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा ना उससे। फिर नेक्स्ट है एमाइल बुट्रो एंड न्यू कांटियन फिलोसफी। तो ये एमाइल बुट्रो कौन थे? ये एक नियो कांतियन फिलोसफर थे। इसका मतलब, नियो कांतियन फिलोसफर का मतलब कि इन्होंने इमैनुअल कांट के आइडियाज को लिया और उनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करी, इसलिए इनको नियो कांटियन फिलोसफर कहते हैं। अब कांट का जो मेजर फोकस था वो मोरालिटी और एथिक्स पर था, और बूट्रो ने उसी को अपने आइडियाज में इंटीग्रेट किया। तो बूट्रो का बिलीव था कि मोरालिटी और एथिक्स इंसान के बिहेवियर का मेन फाउंडेशन है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी बात कर रही हूं मैं, सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे स्कूल, रिलीजन, फैमिली, इनका काम सिर्फ रूल्स बनाना नहीं है, बल्कि लोगों को मॉरल एजुकेशन देना भी है। ये इनका एक आइडिया है। तो डर्कहाइम ने क्या बूट्रो का आइडिया अपनाया? तो डर्कहाइम ने बूट्रो के आइडिया को अपनी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में अप्लाई किया। उन्होंने समझा कि जो मॉरल एजुकेशन है और जो मॉरल वैल्यूज हैं, ये सोसाइटी को एक साथ बनाए रखते हैं। अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, रिलीजन या कॉलेजेस हैं, टेम्पल्स हैं, इनको मॉरल वैल्यूज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो ये हमारी सोसाइटी को एक स्टेबल और कोहेसिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि इमाइल डर्कहाइम मॉरल एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, सोशल कोहेजन पर फोकस कर रहे हैं, सोशल फैक्ट पर फोकस कर रहे हैं, नॉर्म्स पर फोकस कर रहे हैं, वैल्यूज पे फोकस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, इन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई है। तो ये इन्फ्लुएंसेस पढ़ना भी बहुत जरूरी है। फिर मॉन्टेस्क्यू। अब डर्कहाइम ने मॉन्टेस्क्यू के कंपैरेटिव मेथड को अडेप्ट किया। कंपैरेटिव मेथड को, सॉरी फॉर द राइटिंग, कंपैरेटिव मेथड को अडेप्ट किया। तो मॉन्टेस्क्यू का व्यू क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू ने अपना काम स्पिरिट ऑफ लॉस, द स्पिरिट ऑफ लॉस, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो इनका ये काम है द स्पिरिट ऑफ लॉस। इसमें ये आर्ग्यू करते हैं कि हर सोसाइटी के लॉज और इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हर सोसाइटी के लॉज और इंस्टीट्यूशन, उसकी ज्योग्राफी, उसका क्लाइमेट और कल्चर
से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो उन्होंने कंपैरेटिव मेथड का यूज करके सोसाइटी के बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताए। तो डर्कहाइम ने मोंटेस्क्यू से ये कंपैरेटिव मेथड ही अडॉप्ट किया। तो डर्कहाइम की जब हम सुसाइड की स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस का एग्जाम्पल है सुसाइड की थ्योरी, जिसमें उन्होंने अलग अलग सोसाइटी के सुसाइड रेट्स को कंपेयर किया और ये कंक्लूड किया कि सुसाइड इंडिविजुअल नहीं बल्कि सोशल फिनोमिना है। फॉर एग्जाम्पल डर्कहाइम ने मोंटेस्क्यू के कंपैरेटिव मेथड को कैसे अपनाया, जैसे उन्होंने प्रिमिटिव और मॉडर्न सोसाइटीज के बीच में कंपैरिजन करके समझाया कि सोसाइटीज इवॉल्व कैसे करती है, उनके स्ट्रक्चर्स के टाइम वो उनके स्ट्रक्चर्स टाइम के साथ कैसे बदलते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी में कहते हैं कि लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत क्लोज होते हैं, उनमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है, मतलब लोग एक जैसे होते हैं और उनके नॉर्म्स भी बहुत सिमिलर होते हैं। और मॉडर्न सोसाइटीज में लोगों के बीच में इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होती है, तो उसमें ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है, मतलब हर इंडिविजुअल का अपना रोल है और उनका इंटरडिपेंडेंस बेस्ड ऑन डिवीजन, उनका इंटरडिपेंडेंस जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पर होता है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं प्रिमिटिव सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कंपेरेटिव मेथड ये मोंटेस्क्यू से अडॉप्ट करते हैं। मोंटेस्क्यू का कंपेरेटिव मेथड क्या है, वो अपनी स्पिरिट ऑफ लॉज जो उनका काम है उसमें हर सोसाइटी के लॉज और इंस्टीट्यूशंस को उसके ज्योग्राफी, क्लाइमेट और कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, वो ये चीजें बता रहे हैं। तो वो हर सोसाइटी के बीच के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझाने की कोशिश करते हैं इन फैक्टर्स के बेसिस पर। वही डर्कहाइम ने अडॉप्ट किया। ये चीज हो गई। फिर कार्ल मार्क्स, अब कार्ल मार्क्स से क्या उन्होंने अडॉप्ट किया, तो कार्ल मार्क्स का मेन फोकस जो था वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और क्लास स्ट्रगल पर था। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री को ड्राइव करती है। डर्कहाइम का क्या रिएक्शन था, डर्कहाइम ने मार्क्स से इकोनॉमिक फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस, जो डर्कहाइम है उन्होंने मार्क्स के इकोनॉमिक फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस जरूर दी, लेकिन उन्होंने मार्क्स के क्लास स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से थोड़ा अलग व्यू रखा। तो डर्कहाइम ने कहा कि सोशल स्टेबिलिटी और मॉरल वैल्यूज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वो कहते हैं कि फैक्ट्रीज में ओनर्स और वर्कर्स के बीच रिलेशन सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का थोड़ी ना होता है, इंटरडिपेंडेंस का भी तो होता है। और इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन है। इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो है वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का रिलेशन नहीं है, इंटरडिपेंडेंस का भी, इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा और भी व्यू रख रहे हैं, सोशल स्टेबिलिटी पर भी फोकस कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज पर भी डर्कहाइम फोकस कर रहे हैं। तो डर्कहाइम ने कहा कि मॉडर्न सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस होती है, जिसमें अलग अलग लोग अपने सोशल रोल्स जो है वो प्ले करते हैं। ये जो इंटर डिपेंडेंस है, ये ना सिर्फ सोशल ऑर्डर मेंटेन करती है बल्कि सोशल हार्मनी भी बनाए रखती है। फिर एरिस्टोटल एंड क्लासिकल फिलॉसफी। अब एरिस्टोटल एक, ये तो पता ही होगा सबको, ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने कम्युनिटी और कॉमन गुड की कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उनका कहना था एक कम्युनिटी का अल्टीमेट गोल है, वो क्या है, अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स का वेलफेयर। इसका मतलब कि एक कम्युनिटी या एक सोसाइटी का मेन एम ये होना चाहिए कि वो अपने मेंबर्स के वेलबींग और वेलफेयर को इंश्योर करे। तो ये ज्यादातर फोकस कॉमन गुड, कम्युनिटी गुड, इन पर फोकस करते थे। ठीक है, तो डर्कहाइम ने एरिस्टोटल के इस कॉन्सेप्ट को अपनी सोशियोलॉजी में इंटीग्रेट किया। तो डर्कहाइम क्या कहते हैं, एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं, एक कम्युनिटी का अल्टीमेट गोल है अपने मेंबर्स का वेलफेयर। डर्कहाइम क्या कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन का काम सिर्फ रूल्स बनाना नहीं है बल्कि लोगों के, ये इंस्टीट्यूशन का काम रूल्स बनाना नहीं है बल्कि लोगों के मॉरल ग्रोथ को इंश्योर करना भी है। तो डर्कहाइम ने एरिस्टोटल से सीखा कि इंस्टीट्यूशंस का काम सिर्फ एक स्ट्रक्चर देना नहीं है बल्कि मॉरल और एथिकल वैल्यूज को लोगों में डेवलप करना है, जैसे एजुकेशन, रिलीजन, लॉ,
इन सबका मेन गोल ये होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल्स को अच्छा सिटीजन बनाए ताकि सोसाइटी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करे। फिर फुस्टॉल दे कुलॉन्स, इसको आप किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, फुस्टल दे कुलॉन्स, इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन सबका अपना अलग अलग होता है। अब ये जो है ये रिलीजन और सोसाइटी के कनेक्शन की बात करते हैं। इन्होंने रिलीजन और सोसाइटी को कनेक्ट किया एंड वी नो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में डरखाइम भी इसी चीज को करते हैं। तो ये किससे ले रहे हैं, इनसे ले रहे हैं वो ये आइडिया, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जब आप एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जब आप रिलीजन पे अगर क्वेश्चन आएगा, इमाइल डरखाइम की थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा, जब आप इनका नाम मेंशन करेंगे और इनका वर्क मेंशन करेंगे और ये बताएंगे कि आप ये है इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है डरखाइम को, तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा, बहुत अच्छा छाप छोड़ेगा। हो सकता है आपको +1 भी मिले, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो फुस्टल दे कुलॉन्स एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जिन्होंने अपना फेमस वर्क द एंशियंट सिटी में ये दिखाया कि रिलीजन एंशियंट सोसाइटी का फाउंडेशन था। उन्होंने कहा कि हर एंशिएंट सोसाइटी की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग जो है वो रिलीजन के अराउंड बिल्ड थी। रिलीजन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं थी बल्कि सोशल लाइफ का कोर पार्ट था। तो जब आएगा ना थ्योरी, इस रिलीजन पे क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर मेंशन करना कि डरखाइम इनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, इनके वर्क को मेंशन करना, द एंशिएंट सिटी, इस तरीके से, और इसको एक्सप्लेन करना। तो फुस्टल के हिसाब से रिलीजन हर चीज का सेंटर था एंशिएंट सोसाइटी में, जैसे लॉज, पॉलिटिक्स, सोशल नॉर्म्स, सब कुछ रिलीजन से कनेक्टेड था। एंशिएंट सोसाइटीज में फैमिली, रिलीजियस रिचुअल्स ये जो रिलीजियस रिचुअल्स थे ये इतने ज्यादा स्ट्रांग था कि वो सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को बाइंड करते थे। तो डरखाइम ने फुस्टल के आइडिया को अपनी सोशियोलॉजी के फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया और कहा रिलीजन एक मॉरल ग्लू है जो सोसाइटी को यूनाइट करता है। मतलब सिर्फ रिलीजन सिर्फ एक स्पिरिचुअल चीज नहीं होती है, बल्कि ये एक ऐसा फोर्स है जो सोसाइटी को एक साथ बनाए रखता है। रिलीजन ने लोगों को कॉमन वैल्यूज और शेयर्ड रिचुअल्स दिए जो उन्हें एक कोहेसिव ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब ये एक कदम और आगे जाएंगे इससे, ये क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती है, जो फुस्टल दी कोलॉन्स है ये सिर्फ एंशिएंट सिटी की बात कर रहे हैं, एंशिएंट सोसाइटी में किस तरीके से रिलीजन एक मेन कोर था वो बता रहे हैं। बट डरखाइम इनसे इन्फ्लुएंस्ड है, इनकी राइटिंग्स को अपने सोशियोलॉजी में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो वो चीज तो बोलेंगे, साथ में एक कदम आगे और बोलेंगे। वो क्या कहेंगे कि जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी, मॉडर्न होगी, वैसे वैसे रिलीजन का रोल भी इवॉल्व होता जाएगा। जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो इवॉल्व होगी वैसे वैसे रिलीजन का रोल भी इवॉल्व होता रहेगा। अब मॉडर्न सोसाइटीज में क्या होगा, जो सेक्युलर रिचुअल्स हैं या जो सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसे हम नॉन रिलीजियस, ये जो सेक्युलर रिचुअल्स है इन्हें हम नॉन रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न सोसाइटी में ये सेक्युलर रिचुअल्स और ये सेक्युलर इंस्टीट्यूशन जो है ये रिलीजन का रोल प्ले करेंगे। तो ये सेक्युलर रिचुअल्स जो हैं ये सोसाइटी में मॉरल ऑर्डर और यूनिटी को बनाए रखेंगे। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दूंगी सब समझ आ जाएगा। नेशनल फेस्टिवल्स, सोचो क्या हो सकता है, पॉज करके। इंडिपेंडेंस डे। तो जैसे रिलीजन के रिचुअल्स को लोग एक सीक्रेट एक्सपीरियंस मानते थे, वैसे ही मॉडर्न टाइम्स में नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये हमारे लिए एक सीक्रेट फीलिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लोग अपने शेयर्ड वैल्यूज, इनके शेयर्ड वैल्यूज क्या है, फ्रीडम, नेशनहुड, इनको सेलिब्रेट करेंगे। ये इवेंट सोसाइटी को यूनाइट करेगा
और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करेगा जो पहले रिलीजन के रिचुअल्स करते थे। तो एंशियंट सोसाइटी में या प्रिमिटिव सोसाइटी में रिलीजियस रिचुअल्स ये काम कर रहे थे। अब मॉडर्न सोसाइटी में क्या होगा कि सेक्युलर रिचुअल्स आ जाएंगे, जैसे कि अब रिलीजियस रिचुअल्स की जगह सेक्युलर रिचुअल्स ले लेंगे, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल जो होगा, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये यूनिटी बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो कॉम्टे से उन्होंने पॉजिटिविज्म का आइडिया लिया, इमाइल डर्कहाइम ने। स्पेंसर से उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट लिया। इमैनुअल कांट से उन्होंने मॉरल ड्यूटी का आइडिया लिया। रूसियो से उन्होंने जनरल विल का आइडिया लिया। इमाइल बुट्रो से उन्होंने मॉरल फिलॉसफी का आइडिया लिया। मॉन्टेस्क्यू से उन्होंने कंपेरेटिव मेथड का आइडिया लिया। मार्क्स से उन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स का आइडिया लिया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को वो इंपॉर्टेंस देते हैं, बट क्लास स्ट्रगल को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, फिर एरिस्टोटल से उन्होंने कम्युनिटी एंड कॉमन गुड का कॉन्सेप्ट लिया। पुस्टल से उन्होंने रिलीजन कैसे फाउंडेशन था सोसाइटी का, वो कॉन्सेप्ट लिया। तो ये सारे चीजें डर्कहाइम को इन्फ्लुएंस करती है। ये सारे इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस थे जो उनकी थ्योरीज में रिफ्लेक्ट होंगे। जब हम उनकी थ्योरीज को डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप देखेंगे। तो ये जानना जरूरी था। अभी आप अपने मन से सोचो, अपने दिमाग से सोचो, खुद से पूछो, ये जरूरी था कि नहीं था। चलो, अब आता है, अभी तक हमने इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस देखे, अब हमें सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी देखने हैं कि भाई क्यों डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, क्यों वो इतना ज्यादा सोशल ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऑर्डर क्रिएट करना था उनको। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो अब ये हम यहां से सीखेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, बल्कि ये एक सोशल और कल्चरल रेवोल्यूशन भी था। तो ये रेवोल्यूशन ने क्या किया कि जो पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको खत्म कर दिया और नए डेमोक्रेटिक आइडियाज को प्रमोट किया। लेकिन इससे क्या होता है कि नए चैलेंजेस भी आए। पॉजिटिव चेंजेस क्या हुए कि इस रेवोल्यूशन ने मोनार्की और जो चर्च की पावर थी उसको खत्म कर दिया, जो पुरानी सोसाइटीज में बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे लोगों को। फिर क्या हुआ, इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम मिला। जब इनका पावर खत्म हुआ, चर्च की पावर खत्म हुई, मोनार्की की पावर खत्म हुई, तो लोगों को इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम मिले। ये पॉजिटिव चेंजेस हो गए। फिर डेमोक्रेसी का राइज हुआ। पहली बार लोगों के लिए इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल्स इंट्रोड्यूस किए गए। लेकिन नेगेटिव चैलेंजेस भी थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। क्या था कि इनस्टेबिलिटी और केओस की सिचुएशन आ गई थी। रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो गए। ट्रेडिशनल बिलीफ्स टूट गए, लेकिन नए नॉर्म्स और सिस्टम्स को एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर साथ साथ ये क्वेश्चन था कि फ्रीडम के साथ साथ ऑर्डर कैसे बनेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि सोसाइटी यूनाइटेड कैसे रहेगी अगर हर इंसान को, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रीडम की बात हो रही थी, है ना, यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही थी, इक्वालिटी की बात हो रही थी, लिबर्टी की बात हो रही थी, फ्रेटर्निटी की बात हो रही थी। लेकिन चैलेंजेस क्या थे कि अगर सबको फ्रीडम दे देंगे तो सोसाइटी यूनाइटेड कैसे रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, रेवोल्यूशन के बाद मोनार्की खत्म हुई, लेकिन पॉलिटिकल फैक्शंस जैसे जैकोबिन क्लब, ये सारी चीजें, इन सबके बीच में लड़ाई बढ़ने लगी, जिससे और ज्यादा इंस्टेबिलिटी हुई। चर्च का इन्फ्लुएंस कम होने के बाद लोग और ज्यादा कंफ्यूज थे कि मॉरल और एथिकल वैल्यूज
अब कैसे मेंटेन होगी? विलेजेस में पहले लोग एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद नए लॉज और अर्बन माइग्रेशन से उनकी बॉन्डिंग जो है वो टूटने लगी। तो इमाइल डर्कहाइम ने इन सारी प्रॉब्लम्स को डीपली स्टडी किया और सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये सारी चीजें, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, इसकी जो चैलेंजेस हैं, ये भी डर्कहाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या था कि अगर सबको फ्रीडम दे दोगे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो भी है तुम्हारा ये इंडिविजुअल राइट्स दे दोगे, फ्रीडम दे दोगे, तो सोसाइटी में ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा? चर्च का इन्फ्लुएंस कम तो हो गया, लेकिन मॉरल और एथिकल वैल्यूज कैसे अब मेंटेन होंगी? तो ये सारी प्रॉब्लम थी। तो इमाइल डर्कहाइम ने इन्हीं प्रॉब्लम को डीपली स्टडी किया और कॉन्सेप्ट देते हैं सॉलिडारिटी का। ठीक है, तो उन्होंने समझाया कि सोसाइटी एक दूसरे से अलग है और अलग तरीकों से फंक्शन करती हैं। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं जहां लोग शेयर्ड बिलीफ, ट्रेडिशन और वैल्यूज की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी जो है वो कम होती है और कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो एक गांव में फॉर एग्जांपल सब लोग फार्मिंग करते हैं, एक जैसे रिचुअल्स फॉलो करते हैं और एक ही रिलीजन मानते हैं। तो ये ट्रेडिशनल सॉलिडारिटी का ट्रेडिशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी है। फिर वो बताते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है। मॉडर्न सोसाइटी में लोगों के काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होते हैं। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस होती है, मतलब हर कोई अपने स्पेसिफिक रोल से सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ये स्पेशलाइजेशन जो है मॉडर्न सोसाइटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब लोग आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रीडम और इक्वलिटी के नए आइडियाज दिए, लेकिन उसने सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी और फ्रेगमेंटेशन को भी इंट्रोड्यूस किया। तो डर्कहाइम ने अपने सॉलिडारिटी के कॉन्सेप्ट से समझाया कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी आई है, इसको चलाने के लिए म्यूचुअल डिपेंडेंस और स्पेशलाइज रोल्स जरूरी हैं। तो ये चीज है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब 19 सेंचुरी के समय में जो ये समय था, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय था, जब लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आए। विलेज से लोग सिटीज की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। ट्रेडिशनल लाइफ का जो स्ट्रक्चर था वो अलग हो रहा था। तो ये चेंजेस इकोनॉमिक लेवल पर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर नहीं बल्कि सोशल लेवल पर भी इम्पैक्टफुल थे। तो इमाइल डर्कहाइम ने इसी ट्रांजिशन को समझने की कोशिश की और बताया कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर सोसाइटी के नए चैलेंजेस को हैंडल किया जा सकता है। तो उनकी बुक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो इसमें ये डर्कहाइम कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी है। हर इंसान एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करता है जो सोसाइटी के लिए यूजफुल है। अब ट्रेडिशनल सोसाइटी में लोग सिमिलर काम करते थे, इसलिए मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना है, जहाँ पर ट्रेडिशनल लाइफ है वो टूट रही है, इकोनॉमिकली नहीं बल्कि सोशली भी इम्पैक्ट कर रही है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सोसाइटी कैसे चलेगी, या इन चैलेंजेस का वो आंसर दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम है, ये जो मॉडर्न सोसाइटी आई है, इसमें क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन और इंटरडिपेंडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। इस स्पेशलाइजेशन और इंडिपेंडेंस की वजह से मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर सोसाइटी में मॉरल एजुकेशन और रूल्स ना हो, तो लोग अपने लाइफ का पर्पस को नहीं समझ पाएंगे, और इससे क्या होगा, अनोमी और एलिनेशन और बढ़ सकता है। तो डर्कहाइम ने कहा कि एक शेयर्ड मॉरल कोड भी होना चाहिए इस सोसाइटी में। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम, उन्होंने सबसे पहले यही समझाया कि ये जो इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो चेंज आ रहा है, सबसे पहले इसको कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे सॉलिडारिटी कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे सॉलिडारिटी आ जाएगी स्पेशलाइजेशन से। लेकिन वो कहते हैं खाली स्पेशलाइजेशन या इंटरडिपेंडेंस जरूरी नहीं है। मॉरल एजुकेशन और रूल्स अगर नहीं होंगे, तो एलिनेशन और एनोमी जैसी चीजें भी बढ़ सकती हैं। तो आप शेयर्ड मॉरल कोड लाएं, है ना?
तो इन सोसाइटीज में शेयर मॉरल कोड होना चाहिए जो नए सोशल रूल्स और नॉर्म्स को डिफाइन करेंगे। इससे लोग अपने काम का सोशल सिग्निफिकेंस समझ पाएंगे और अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। तो ये जो भी प्रॉब्लम हो रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो चैलेंजेस आए, उसका आंसर दे रहे हैं कि कैसे अब फ्रीडम वगैरह इन सब ये सब तो हो गया, लेकिन फिर भी सॉलिडारिटी कैसे मेंटेन होगी ये बता रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर अब इसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ये बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेक्युलराइजेशन एंड रोल ऑफ रिलीजन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है कि मोनार्की और चर्च की जो पावर है ना, ये कम हो जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मोनार्की और चर्च जैसे पावरफुल ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया। रेवोल्यूशन के बाद सेक्युलरिज्म बढ़ने लगा और चर्च और स्टेट को अलग कर दिया गया। अब रिलीजन सिर्फ एक पर्सनल मैटर बन गया है और पब्लिक लाइफ में इसका रोल जो है कम हो गया है। ये सिर्फ एक पर्सनल, क्योंकि चर्च और स्टेट को अब अलग कर दिया है। सेक्युलरिज्म के आइडियाज बढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो रिलीजन नाउ इज पर्सनल मैटर। अब पब्लिक लाइफ में इसका रोल जो है वो बहुत कम है। लेकिन अब क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि सोसाइटी को मॉरली गाइड कौन करेगा? अब लोगों के बीच में यूनिटी कैसे बनेगी? क्योंकि रिलीजन ट्रेडिशनली मोरालिटी और यूनिटी प्रोवाइड करता था। अब क्योंकि रेवोल्यूशन आया, सेक्युलरिज्म आया, चर्च और स्टेट को अलग कर दिया, रिलीजन इज नाउ अ पर्सनल मैटर, तो क्वेश्चन रेज होने लगे कि अब सोसाइटी को मॉरली गाइड कौन करेगा? लोगों के बीच में कनेक्शन और यूनिटी कैसे बनी रहेगी? तो डर्कहाइम का रिस्पॉन्स आता है। वो कहता है कि वो कहते हैं कि रिलीजन को सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम के रूप में मत देखो, बल्कि उसे सोशल फंक्शन के तौर पर देखो। ठीक है, तो दरखाइम ने रिलीजन को सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसके सोशल फंक्शंस पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि रिलीजन का काम सिर्फ भक्ति नहीं है, बल्कि लोगों के बीच शेयर्ड बिलीफ्स और वैल्यूज, मतलब कलेक्टिव कॉन्शियस क्रिएट करना है जो सोसाइटी को यूनाइट करते हैं। तो रिलीजन का रोल मॉरल वैल्यूज या रूल्स, ये सारी चीजें देना है ना? तो रिलीजियस रिचुअल्स और ट्रेडिशंस लोगों के बीच बिलोंगिंगनेस और यूनिटी का एहसास करते हैं। ये चीज तो उन लोगों को भी पता थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले लोगों को भी पता थी। लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज में क्या होगा? अब रिलीजन का मॉडर्न सोसाइटीज में क्या इम्पैक्ट होगा, ये चीज है। तो डर्कहाइम क्या कहते हैं कि अगर रिलीजन सेक्युलर सोसाइटीज में वीक हो रहा है, तो इसकी जगह नए रिचुअल्स और शेयर्ड प्रैक्टिसेस आएंगी। क्योंकि अब क्या है कि रिलीजन सिर्फ पर्सनल मैटर बन गया है। तो मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन जो है, इसका इन्फ्लुएंस कम होगा। तो वो कह रहे हैं कि चिंता मत करो, इसकी जगह नए रिचुअल्स और शेयर्ड प्रैक्टिसेस आएंगी जो सोसाइटी को यूनाइट करेंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, नेशनल फेस्टिवल्स, है ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। इन दिनों पर लोग अपने डिफरेंसेस को भूलकर एक नेशन के सिटीजन के रूप में अपनी यूनिटी को सेलिब्रेट करते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं, नेशनल एंथम और परेड एक रिचुअल जैसा काम करेंगे। तो मेन यही था ना कि अब मॉडर्न सोसाइटीज में अब कैसे हम यूनाइट रहेंगे, कैसे कनेक्टेड रहेंगे, कौन हमें मॉरली गाइड करेगा? तो डर्कहाइम कहते हैं कि चिंता मत करो, रिलीजन का इन्फ्लुएंस बड़ा ही वीक हो रहा है, लेकिन नए रिचुअल्स और शेयर्ड प्रैक्टिसेस आएंगे। तो वो जो ये फ्लैग होस्टिंग करेंगे, नेशनल एंथम है, ये परेड है, ये एक रिचुअल जैसा काम करेगी जो शेयर्ड आइडेंटिटी और प्राइड बनाएगी। ये इवेंट्स कलेक्टिव कंसाइंस और यूनिटी क्रिएट करेगा। फिर नेशनल फेस्टिवल्स की जगह आप स्पोर्ट इवेंट्स का भी एग्जांपल डाल सकते हैं। जब एक क्रिकेट मैच होता है तो पूरा देश अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करता है। तो ये कॉमन इमोशन और शेयर्ड एक्साइटमेंट सोसाइटी के बीच यूनिटी और बिलोंगिंगनेस का सेंस बढ़ाता है। ठीक है, स्टेडियम्स में चीयर करना, टीवी मैच देखना, डिस्कस करना, है ना, चीयरिंग करना, सपोर्ट करना, तो ये सब एक रिचुअल जैसा बन गया है
जो लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ कर रहा है। फिर तीसरा आप एग्जाम्पल स्कूल असेंबलीज भी देख सकते हैं। हर सुबह स्कूल में स्टूडेंट एक साथ प्रेयर बोलते हैं, प्लेज करते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं। तो ये एक तरीके का सेक्युलर रिचुअल है जो स्टूडेंट को एक कॉमन आइडेंटिटी देता है और उनके मॉरल वैल्यूज हमें सिखाता है। इसलिए चाहे क्रिकेट मैच हो, इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो, ये सब मॉडर्न रिलीजन के तरीके हैं जो हमारी सोसाइटी को जोड़ते हैं और एक शेयर्ड कंसाइंस बनाते हैं। तो डरकाइम कहते हैं डोंट वरी, मॉडर्न सोसाइटी में नए रिचुअल, नए शेयर्ड प्रैक्टिसेस आएंगे इन सारी फॉर्म में। फिर चौथा, राइज ऑफ सेक्युलरिज्म एंड लेबर मूवमेंट। अब 19th सेंचुरी का टाइम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म का एरा है। मशीन और फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन तो बढ़ाया, लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन ये भी बढ़ने लगी। काम करने वाला वर्कर को ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन उनकी सैलरी और वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होगा, सोशलिस्ट मूवमेंट्स और लेबर यूनियंस का राइज हुआ। तो ये मूवमेंट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के फ्लॉस को एड्रेस करते थे और काम और मजदूरों के राइट्स, बेहतर राइट्स के बारे में बात करते थे। तो डर्कहाइम ने इसका क्या सोल्यूशन दिया? डर्कहाइम ने कार्ल मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को तो रिजेक्ट किया। पहले तो उन्होंने सबसे यही किया, सबसे पहला काम इसको रिजेक्ट किया और कहा कि क्लास स्ट्रगल या रेवोल्यूशन एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने फोकस किया कि सोसाइटी में मॉरल कोहेजन और म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना जरूरी है। ये क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है कि मॉरल कोहेजन हो और मॉरल और म्यूचुअल ट्रस्ट बने, ये जरूरी है। तो उनका मानना था कि अगर सोसाइटी में लोग एक दूसरे की नीड्स को समझे और पीसफुली अपनी बातें रखें तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मॉरल एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें लेके आओ। तो डर्कहाइम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, ट्रेड यूनियंस, कंपनीज को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिसमें फेयरनेस और जस्टिस हो और वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप हो। तो ये रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्लास स्ट्रगल की बात नहीं कर रहे हैं, ये मार्क्सी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन लाओ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाओ, पीसफुली चीजों को सॉल्व करो, ये सोल्यूशन है। तो अगर हम एग्जाम्पल से देखें, जैसे ट्रेड यूनियंस है, तो ट्रेड यूनियन का काम सिर्फ स्ट्राइक्स या प्रोटेस्ट करना तो नहीं होता, बल्कि पीसफुल नेगोशिएशन करना भी होता है। अगर एक फैक्ट्री में वर्कर अपनी वर्किंग आवर्स से खुश नहीं है, तो यूनियन एम्प्लॉयर के साथ बैठकर समझा सकती है कि कैसे वर्किंग आवर्स को एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये ट्रस्ट और मोरल मॉरल कोहेजन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वो पीसफुल नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल, एक मॉडर्न एग्जांपल लें अगर डर्कहाइम के आइडिया का, कि जब कंपनीज अपने प्रॉफिट्स के साथ अपने एम्प्लॉयज की वेलबींग का भी ध्यान रखती है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, वर्क लाइफ बैलेंस और स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे मेजर्स जो हैं वो लोगों के बीच में ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन बढ़ाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। तो ये हर चीज मतलब सोशल ऑर्डर, फंक्शनैलिटी, इन सब पर फोकस कर रहे हैं। तो डर्कहाइम के लिए मॉरल कोहेजन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफी जरूरी है। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए रूल्स, मॉरल एजुकेशन जरूरी है। एक हार्मोनियस सोसाइटी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज एक दूसरे को समझे और मिलकर काम करें। तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ये नेगोशिएशंस की बात करते हैं। ये कहते हैं रिफॉर्म्स और नेगोशिएशन से बेटर रिजल्ट मिलते हैं, ना कि वायलेंट रेवोल्यूशन से। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद एक ये आता है ड्रेफस अफेयर्स। सो ड्रेफस अफेयर 19th सेंचुरी फ्रांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल स्कैंडल था, जिसमें एल्फ्रेड
ड्रेयस एक जूइश आर्मी ऑफिसर होते हैं, एक जूइश आर्मी ऑफिसर थे। इनको गलत तरीके से कन्विक्ट कर दिया गया था। तो इस इंसिडेंट की वजह से क्या था कि एंटी सेमिटिक या एंटी सेमिटिज्म, पॉलिटिकल डिवाइड, जस्टिस सिस्टम के फ्लॉज, इन सबको एक्सपोज किया। तो ज्यूश की तरफ तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेजुडिस थे। तो ये जो पॉलिटिकल स्कैंडल होता है, ये एक जूइश, इसमें क्या होता है कि ये जूइश आर्मी ऑफिसर हैं और इनको गलत तरीके से कन्विक्ट कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये जूइश थे तो इस इंसिडेंट की वजह से एंटीसेमिटिज्म, पॉलिटिकल डिवाइड और ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस इंसिडेंट ने इमाइल डरखाइम के सोशियोलॉजिकल आइडिया को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। तो क्या हुआ था कि इन पे इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने फ्रांस की मिलिट्री सीक्रेट्स जो हैं वो जर्मनी को बताए हैं। तो ये इल्जाम इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये ज्यूइश थे और उस समय फ्रांस में ज्यूइश के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रिजुडिस और हेट्रेड था। तो बिना प्रॉपर एविडेंस के इनको कन्विक्ट कर दिया गया और इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है वो सजा दे दी गई। तो इस स्कैंडल का इम्पैक्ट क्या हुआ, क्योंकि अब ये जूइश थे तो एंटीसेमिटिज्म और ज्यादा बढ़ा। तो इस इंसिडेंट ने फ्रांस सोसाइटी में ज्यूज के खिलाफ और ज्यादा प्रेजुडिस को दिखाया। तो ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं था बल्कि मॉरल क्राइसिस बन गया था। दूसरा, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, लोगों के दो कैंप्स बन गए। एक तरफ जो इनको गिल्टी मान रहे थे, जिनको कंजर्वेटिव्स भी कहा गया था, और दूसरी साइड थे जो इनको इनोसेंट प्रूफ करना चाहते थे, जिनको लिबरल्स कहा गया। फिर ये केस प्रूफ था कि किस तरीके से बायस और अनफेयर सिस्टम जुडिशरी को करप्ट कर सकती है। तो ये जो अफेयर हुआ, ये जो पॉलिटिकल स्कैंडल हुआ, इसने डरखाइम को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो डरखाइम ने इस अफेयर को एक मॉरल और इस स्कैंडल को एक मॉरल और सोशल प्रॉब्लम के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट बताता है कि सोसाइटी में सेक्युलर और फेयर सिस्टम कितना ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने इनको ओपनली सपोर्ट किया, डरखाइम ने इनको ओपनली सपोर्ट किया और सोसाइटी के मॉरल फैब्रिक को सुधारने पर फोकस किया। तो डरखाइम क्या कहते हैं कि जस्टिस और फेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी, जस्टिस और फेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी तभी स्ट्रांग होगी जब सबको इक्वालिटी और फेयरनेस मिले। अगर जुडिशरी या कोई भी इंस्टीट्यूशन बायस्ड होगा तो सोशल ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर ये सेक्युलरिज्म का रोल बताते हैं, जो कहते हैं रिलीजन या रेस के नाम पर प्रिजुडिस जो है वो गलत है, जो कि इनके साथ हुआ क्योंकि ये एक जूइश ऑफिसर थे। जो एल्फ्रेड ड्रेफस थे, ये एक जूइश ऑफिसर थे। तो इनके साथ यही हो रहा था, रिलीजन या रेस के नाम पर प्रेजुडिस करना गलत है, यही डरखाइम कह रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस को अनबायस्ड और सेक्युलर होना चाहिए। फिर मॉरल एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डरखाइम ने कहा कि स्कूल और इंस्टीट्यूशन का रोल ये होना चाहिए कि वो नए सिटीजन्स को फेयरनेस और जस्टिस के आइडियल्स सिखाए। तो ड्रेफस अफेयर सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था बल्कि एक वार्निंग थी कि अगर सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बायस्ड और अनजस्ट होंगे तो सोशल ट्रस्ट और कोहेजन टूट जाएगा। तो डरखाइम कहते हैं कि जस्टिस, सेक्युलरिज्म, मॉरल एजुकेशन के बिना सोसाइटी जो है वो स्टेबल बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि क्यों ये मोरालिटी पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पॉलिटिकल स्कैंडल हुआ था इसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था। ठीक है, फिर दूसरा वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर है वो डुअल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं, होमो ड्यूप्लेक्स। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ह्यूमन के दो कॉन्ट्रास्टिंग साइड्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझाता है कि इंसान एक समय पर इंडिविजुअल और सोशल दोनों है और दोनों एस्पेक्ट्स का बैलेंस जरूरी है, तभी स्टेबिलिटी आएगी।
तो पहला एस्पेक्ट क्या होता है कि सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअलिज्म। हर इंसान के अपने पर्सनल गोल्स हैं, अपनी डिजायर है और कंफर्ट के लिए नेचुरली मोटिवेटेड होता है हर इंसान। तो ये हमें इंडिविजुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ के लिए पुश कर रहा है ना? अपने पर्सनल गोल्स, अपने डिजायर्स, अपने कंफर्ट अगर हम चाहते हैं, तो ये इंडिविजुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ के लिए पुश करती है ये चीज, जो ये सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअलिज्म है। और दूसरा क्या होता है? मॉरल या सोशल साइड। इंसान एक सोशल बीइंग है। इंसान एक सोशल बीइंग है जिसमें लोगों के साथ जुड़ना और उनकी मदद करना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो ये हमें मॉरल ड्यूटीज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए इंस्पायर करता है। सो सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअलिज्म में आप एक समझ लो, एग्जांपल ले लो, एक स्टूडेंट है जो अपने एग्जाम में टॉप करना चाहता है, वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए मेहनत करेगा। फिर मॉरल साइड में अगर आप देखें तो एक डॉक्टर का एग्जांपल लो जो अपने पेशेंट की लाइफ के लिए एथिकली कमिटेड है। तो डर्कहाइम कहते हैं कि क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो होमो ड्यूप्लिक्स है, इसीलिए बैलेंस दोनों ही नेचुरल साइड है। सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअलिज्म भी नेचुरल है और मॉरल और सोशल साइड भी नेचुरल है। लेकिन अगर किसी एक साइड को भी हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दें, तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों अनस्टेबल हो जाते हैं। तो दोनों का बैलेंस जो है वो जरूरी है। अब इसको ये अपनी थ्योरी में अप्लाई करते हैं। ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में मॉरल और जो सोशल साइड है, ये जो दूसरा साइड है, ये डोमिनेट करता है। लोगों का फोकस जो है कम्युनिटी के वेलबींग पे होता है। तो अब ये इसी चीज को थ्योरी पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना? और मॉडर्न सोसाइटीज में क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बाद इंडिविजुअलिज्म जो है ये डोमिनेंस बढ़ने इंडिविजुअलिज्म और अर्बनाइजेशन सॉरी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बाद इंडिविजुअलिज्म का डोमिनेंस बढ़ने लगा। लोग अपनी पर्सनल नीड्स और गोल्स पर ज्यादा फोकस करने लगे। इस वजह से लोग अपनी कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट होने लगे, जिससे क्या हुआ? अनोमी, मतलब नॉर्मलेसनेस की सिचुएशन आई, एलिनिएशन बढ़ गया। तो डर्कहाइम कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस टूट जाएगा तो सोसाइटी अनस्टेबल हो जाएगी। अगर सिर्फ इंडिविजुअलिज्म हो तो लोग सेल्फिश और डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, जो एनोमी और सोशल ब्रेकडाउन का रीजन बन सकता है। अगर सिर्फ मॉरल या सोशल साइड हो तो इंडिविजुअल फ्रीडम और क्रिएटिविटी जो है वो दब जाएगी, जिससे क्या होगा? प्रोग्रेस नहीं होगी। तो सोल्यूशन क्या है? दोनों एस्पेक्ट्स का बैलेंस होना चाहिए। एक इंसान को अपने इंडिविजुअल गोल्स अचीव करते हुए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी चाहिए। ये चीज है। इसमें एग्जांपल आप एक बिजनेस का लिख सकते हैं। एक कंपनी है, तो कंपनी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। ये इंडिविजुअलिस्टिक गोल है उसका। साथ ही में वो एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल और ग्रीन एनर्जी पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रही है। तो ये उसका सोशल या मॉरल साइड है। तो बैलेंस, अगर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट को सोचती है और एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देती है, तो लॉन्ग टर्म में वो कस्टमर और रेपुटेशन दोनों खो देगी। और अगर प्रॉफिट पे भी फोकस कर रही है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज भी अडॉप्ट कर रही है, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, कस्टमर्स भी रहेंगे, रेपुटेशन भी अच्छी होगी, गुडविल भी अच्छी होगी। तो ये एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं इमाइल डर्कहाइम एज फंक्शनलिस्ट। तो कोर प्रिंसिपल्स क्या है दरखाइम के फंक्शनलिज्म का? दरखाइम का कहना था कि जैसे एक इंसान की बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी भी एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, लॉ, ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बॉडी अगर हम देखें तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को बॉडी के हर हिस्से तक सर्कुलेट करना। लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन देना। ब्रेन का काम क्या है? बॉडी को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। सिमिलरली ये सोसाइटी में भी एप्लीकेबल है। फैमिली का एक अपना फंक्शन है,
सपोज इमोशनल सपोर्ट देना और वैल्यूज और ट्रेडिशनल को नेक्स्ट जनरेशन तक पास करना। स्कूल का अपना एक फंक्शन है। स्कूल का फंक्शन क्या है? नॉलेज और स्किल्स देना। लॉ इन्फोर्समेंट का एक फंक्शन है सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करना ताकि लोग अपने रूल्स को फॉलो कर सके। इकोनॉमी का एक फंक्शन है रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकें। इसलिए गवर्नमेंट का एक फंक्शन है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, इस रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना ताकि हर सिटीजन को उनके राइट्स और नीड्स मिल सके। तो ये उनका कोर प्रिंसिपल है फंक्शनलिज्म का कि जिस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक बैलेंस बना के रखते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी में भी डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और सबका अपना अपना एक फंक्शन है। जब वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उससे बैलेंस्ड रहता है, एक स्टेबिलिटी आती है। तो सबका अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना काम है। तो फोकस ऑन द वर्ड फंक्शन। हार्ट का फंक्शन है ब्लड को बॉडी तक पहुंचाना, लंग्स का फंक्शन है ऑक्सीजन देना, उसी तरीके से फैमिली का फंक्शन है इमोशनल सपोर्ट देना। तो सोशल इंस्टीट्यूशन की हर एक एस्पेक्ट के फंक्शंस को ये बता रहे हैं। तो दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ डर्कीम्स फंक्शनलिज्म। फिर नेक्स्ट अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखें फंक्शनलिज्म में तो हम इनकी डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी से देख सकते हैं। ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है अगेन मैकेनिकल सॉलिडारिटी होगी इसमें। मॉडर्न सोसाइटी में क्या होगा? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होगी, है ना? तो डिवीजन ऑफ लेबर से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आएगी जिसमें सोशल कोहेजन बनाने के लिए लोग अपने अपने रोल्स के स्पेशलाइज तरीके को परफॉर्म करेंगे। तो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो ये फंक्शनल रोल ही बता रहा है कि फंक्शन और डिवीजन ऑफ लेबर का भी एक अपना रोल है, एक फंक्शनल लेबर है। भले ही इस डिवीजन ऑफ लेबर से स्पेशलाइजेशन आ रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शनल एस्पेक्ट है, इससे यूनिटी आएगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी से ये फंक्शनल रोल बता रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये रिलीजन। रिलीजन का भी फंक्शन बताते हैं। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में क्या कहते हैं कि रिलीजन का मेन फंक्शन है एक दो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, एक शेयर्ड आइडेंटिटी और कॉमन वैल्यूज को प्रमोट करना। तो रिलीजन सोसाइटी में यूनिटी बनाती है। तो डर्कहाइम ने कहा कि रिलीजियस रिचुअल्स जैसे होते हैं, जैसे प्रेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, ये कलेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। कलेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के बॉन्ड्स जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। तो यहाँ पर सोशल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शनैलिटी बता रहे हैं कि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि डर्कहाइम कैसे फंक्शनलिज्म को प्रमोट कर रहा है या कैसे वो फंक्शनलिस्ट हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर उनके लिए फंक्शनलिज्म का फंक्शनल है ना? डिवीजन ऑफ लेबर से क्या हो रहा है सोसाइटी में एक यूनिटी बन रही है, एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। उसी तरीके से रिलीजन का भी एक फंक्शन है। उसी तरीके से अगर हम बात करें वो सुसाइड में अपनी जो सुसाइड का एक्सप्लेनेशन है, उसमें क्या बताते हैं कि सुसाइड एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, बल्कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब सोशल इंटीग्रेशन और सोशल रेगुलेशन का लेवल अगर हाई होता है तो सुसाइड का जो रिस्क है वो लो होता है। तो यहाँ पर भी ये फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, सोशल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा अगर हम इनका मॉडर्न रेलेवेंस देखें, सोशल रेलेवेंस अगर हम देखें तो डर्कहाइम का मानना था कि सोशल फैक्ट्स जो हैं जैसे नॉर्म्स, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, ये सोसाइटी को एक साथ बनाए रखते हैं। यानी हर इंसान अपनी जिंदगी में जो रूल्स और नॉर्म्स फॉलो करता है वो सब मिलके समाज में हार्मनी बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडर्न रेलेवेंस देखें तो नेबरहुड वॉच प्रोग्राम्स, इस जैसे इनिशिएटिव्स लोगों को एक साथ मिलने और अपनी कम्युनिटी को सेफ रखने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो ये लोगों के आसपास के एनवायरनमेंट का मतलब लोगों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट का हिस्सा बनने का एहसास दिलाते हैं। फिर लोकल कल्चरल फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, क्रिसमस, ईद, ये प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ सब लोग एक साथ मिलके अपने ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट कर रहा है। तो रेलेवेंस क्या है कि आजकल की अर्बन सोसाइटी में जहाँ लोग अक्सर अपने घरों में ही रहते हैं और सोसाइटी से अलग हो जाते हैं,
ऐसे इनिशिएटिव जरूरी हैं, जैसे नेबरहुड वॉच प्रोग्राम्स, लोकल कल्चरल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, जिससे सोशल इंटीग्रेशन जो है वो बनी रहे। तो ये मॉडर्न रेलेवेंस की हम बात कर रहे हैं। फिर दूसरा, अब क्या है कि मॉडर्न सोसाइटी में अनोमी बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसको एड्रेस करने के लिए भी वो कहते हैं, अनोमी क्या है? सबसे पहले तो अनोमी का मतलब है जब लोग अपनी लाइफ में किसी क्लियर पर्पस या डायरेक्शन को फील नहीं करते, मतलब एक नॉर्मलेसनेस इसको आप कह सकते हैं। ये तब होता है जब सोसाइटी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि लोग अपने नॉर्म्स और वैल्यूज को समझ नहीं पा रहे हैं, एक नॉर्मलेसनेस सिचुएशन आती है। तो आज का इसका रेलेवेंस क्या है कि आजकल टेक्नोलॉजी और सोसाइटी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि कभी-कभी लोग अपनी सराउंडिंग से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स या सोशल सपोर्ट सिस्टम्स होना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स या कैंपेन्स जैसे हैशटैग लेट्स टॉक, तो ये जो कैंपेन है, ये इसमें लोग अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए इनकरेज करता है। तो डरकहाइम क्या कह रहे हैं, ये रेलेवेंस, अगर इसका हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखें तो यही चीज है कि टेक्नोलॉजी सोसाइटी इतनी ज्यादा चेंज हो रही है कि हमें मेंटल हेल्थ कैंपेन जैसे लेट्स टॉक है, सपोर्ट नेटवर्क है, इन सबको लाना चाहिए। ये सब बहुत जरूरी हो चुके हैं। फिर अगर हम पॉलिटिकल रेलेवेंस देखें तो आजकल दुनिया बहुत डाइवर्स हो गई है ना? ये था सोशल रेलेवेंस, एनोमी वाला, और जो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया लोकल कल्चरल फेस्टिवल। अगर हम इसका पॉलिटिकल रेलेवेंस देखें तो आजकल दुनिया बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गई है और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जो लोगों में यूनिटी बनाए रखे। ये डाइवर्सिटी को मैनेज करना बहुत जरूरी है ताकि सोसाइटी जो है वो फ्रेगमेंटेड ना हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि क्या पॉलिसीज लाए, जैसे कल्चरलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसीज। तो ये कनाडा में मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसीज है जहां लोग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, ये यूनिटी को प्रमोट कर रहा है। फिर कुछ इंटीग्रेशन पॉलिसीज है यूरोप में जहां इमिग्रेंट्स को लोकल कल्चर के साथ इंटीग्रेट किया जाता है और उन्हें सोसाइटी का हिस्से बनने का मौका दिया जाता है। तो ये मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसीज जो कनाडा में अडॉप्ट हो रही हैं, इंटीग्रेशन पॉलिसीज जो यूरोप में अडॉप्ट हो रही हैं, ये क्या है? सोशल कोहेजन पॉलिसीज हैं, है ना? तो आज की मॉडर्न सोसाइटी में ये जरूरी है, तो ये रेलेवेंस बता रहा है। फिर उसके बाद कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फटाफट देखते हैं। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जब मैं आपको थ्योरी बताऊंगी तो कल मैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज करूंगी, अनोमी वर्ड यूज करूंगी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये सिंबल्स होते हैं, बिलीफ्स, मिथ्स या रिचुअल्स। ठीक है, ये वो सिंबल्स, बिलीफ, मिथ या रिचुअल्स हैं जो सोसाइटी के शेयर्ड वैल्यूज और नॉर्म्स को दिखाते हैं। ये सोसाइटी को अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी को समझाने का एक तरीका होते हैं और लोगों के बीच मॉरल फ्रेमवर्क बनाए रखते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी से निकलती है और सोसाइटी के लोगों के कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस और कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल, नेशनल फ्लैग, हर देश का अपना फ्लैग होता है जो कलेक्टिव वैल्यूज और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंडिया का ट्राई कलर अपने देश की यूनिटी और डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे रिलीजियस सिंबल, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी का क्रॉस, तो ये एक रिलीजियस सिंबल है लेकिन इसमें फेथ, सेक्रीफाइस और कम्युनिटी वैल्यूज, ये सारी मीनिंग्स जो है ये छुपा होता है। फिर लीगल कोड्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कल्चरल आर्टिफैक्ट है जो लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताता है और सोशल नॉर्म्स को रीइंफोर्स करता है। तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये कहाँ से निकलता है? ये सोसाइटी से ही निकलती है और उस सोसाइटी के लोगों के कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस और कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये वो सिंबल्स, वो बिलीव्स, मिथ या रिचुअल्स हैं जो एक सोसाइटी के शेयर्ड वैल्यूज और नॉर्म्स को दिखाते हैं। फिर आता है कलेक्टिव कंसाइंस। तो कलेक्टिव कंसाइंस क्या है? ये शेयर्ड वैल्यूज
या मॉरल एटीट्यूड्स हैं जो सोसाइटी को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। ये एक मॉरल ग्लू है जिससे सोसाइटी के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं और उनके बीच में ऑर्डर मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोशल ग्लू की बात करें तो कलेक्टिव कंसाइंस जो है सोसाइटी को कोहेसिव बनाता है। मतलब ये इंश्योर करता है कि सब लोग एक ही नॉर्म और वैल्यूज को फॉलो करें, इसलिए हम इसको सोशल ग्लू भी कह रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे लॉज, लॉ जैसे राइट टू वोट, ये कलेक्टिव कंसाइंस का एग्जांपल है क्योंकि ये एक मॉरल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है कि हर सिटीजन के अपने राइट हैं और उसका यूज करना चाहिए। फिर एथिकल कोड्स, जैसे एग्जाम्पल ऑनेस्टी, तो ये एक मॉरल वैल्यू है जो हमारे डेली बिहेवियर को गाइड कर रहा है और सब लोग इसको फॉलो करते हैं। फिर ह्यूमन राइट्स, ये एक मॉडर्न कलेक्टिव कंसाइंस का एग्जाम्पल है। ये कॉन्सेप्ट दुनिया के हर सोसाइटी को गाइड करता है कि हर इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। फिर एक आता है सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म ये आइडिया है कि सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है जो लोगों से अलग है। मतलब सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट चीज है, इंडिपेंडेंट रियलिटी है जो बिल्कुल लोगों से अलग है। इसका मतलब है कि सोसाइटी के अपने नॉर्म्स, अपने स्ट्रक्चर्स, अपने इंस्टीट्यूशन है जो इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डर्कहाइम का व्यू क्या है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे फोकस करें। कि डर्कहाइम ने कहा कि सोशल फैक्ट्स हैं, ये सब चीजें इंडिविजुअल के आउटसाइड होती हैं। जैसे सोशल फैक्ट जैसे लॉज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन, ये सब इंडिविजुअल के बाहर है, लेकिन ये फिर भी इंडिविजुअल को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। बाहर होने के बावजूद भी ये इन्फ्लुएंस कर रही है इंडिविजुअल बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज, मैरिज एक सोशल फैक्ट है। मतलब ये सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिविजुअल के लाइफ डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही है। एजुकेशन सिस्टम, स्कूल और कॉलेजेस के नॉर्म्स और रूल्स एक सोशल फैक्ट है जो स्टूडेंट के बिहेवियर को शेप करते हैं। जुडिशरी सिस्टम, कोर्ट्स के रूल्स और जजमेंट भी सोशल फैक्ट हैं जो सोसाइटी के लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं और इंडिविजुअल बिहेवियर को गाइड करते हैं। तो सोशल रियलिज्म मतलब सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है। सोसाइटी के अपने नॉर्म्स, अपने स्ट्रक्चर और अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिविजुअल के बाहर होते हुए भी इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इनका इंटरकनेक्शन अगर हम देखें तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जैसे रिलीजियस सिंबल्स, जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है ये कलेक्टिव कॉन्साइंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉस इन क्रिश्चियनिटी एक रिलीजियस सिंबल है, मतलब एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसके थ्रू हम फेथ और सेक्रीफाइस जैसी वैल्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि कलेक्टिव कंसाइंस है। तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कलेक्टिव कंसाइंस का ही एक पार्ट होता है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जैसे रिलीजियस सिंबल, क्रिश्चियनिटी का क्रॉस, ये क्या दिखा रहा है? ये फेथ और सेक्रीफाइस जैसी वैल्यूज को एक्सप्रेस कर रहा है जो कि कलेक्टिव कंसाइंस है। फिर कलेक्टिव कंसाइंस और सोशल रियलिज्म का अगर हम कनेक्टेड देखें तो कलेक्टिव कंसाइंस जो है ये सोशल रियलिज्म का पार्ट है। जैसे इसको यहाँ पे देखो, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो है वो कलेक्टिव कंसाइंस का पार्ट है और कलेक्टिव कंसाइंस जो है वो सोशल रियलिज्म का पार्ट है, क्योंकि ये भी सोसाइटी के आउटसाइड एग्जिस्ट करता है लेकिन लोगों के बिहेवियर को गाइड कर रहा है। जैसे लॉज एक सोशल फैक्ट है जो सोशल कंसाइंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये इंटर कनेक्टेडनेस है। अगर हम मॉडर्न रेलेवेंस देखें इन कॉन्सेप्ट का तो जैसे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं नेशनल हॉलीडेज, जैसे इंडिपेंडेंस डे, तो ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है जो नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहा है और सबको एक साथ यूनाइट कर रहा है। तो ऐसे सिंबल्स एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाते हैं। ये कलेक्टिव कंसाइंस की अगर हम बात करें तो ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट, ये कलेक्टिव कंसाइंस का एग्जाम्पल है जो कंट्रीज के बाउंड्रीज को क्रॉस करके सबको कॉमन मॉरल फ्रेमवर्क दिखाता है। तो ये मॉरल वैल्यूज दुनिया के अलग अलग सोसाइटीज को गाइड कर रही हैं। फिर उसके बाद सोशल रियलिज्म का एग्जाम्पल दूं तो जुडिशरी और एजुकेशन सिस्टम,
जुडिशरी, एजुकेशन सिस्टम, ये इंस्टीट्यूशंस अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ लोगों के बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर आप समझ लो कि आपने थ्योरीज का आधा पार्ट समझ लिया है, डर्कहाइम के इन्फ्लुएंसेस को समझ लिए आप लोग, अगर कि उसने कहाँ से क्या चीज उठाई है, क्या चीज उन्होंने अपनी थ्योरी पे समझाई है, तो आपका काम 70% यहाँ पर हो गया है थ्योरीज का। अब थ्योरी समझना आपके लिए एकदम केक वर्क होगा। एंड बिलीव मी, एक भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा, यू विल एबल टू डू दिस, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब जल्दी से हम थ्योरीज कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, बाय।